अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, हम आपको ललकार प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो मलिक नासिर अवान साहब है। मलिक नासिर साहब PIA से आपका ताल्लुक़ है। PTI के अंदर लेबर यूनियन के अंदर PIA के अंदर इनका बड़ा एक कारनामे इन्होंने काम किया है लेबर यूनियन को बनाने के अंदर PTI के हवाले से। इनसे हम सबसे पहले तो सबसे पहले नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना लेबर यूनियन के इर्तिका के हवाले से बताएं कि जो लेबर यूनियन की PIA में जो इर्तिका के हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि लोग हमारे जान सकें कि PIA में लेबर यूनियन का क्या इर्तिका था, किस तरह लेबर यूनियन बनी, किस तरह उन्होंने काम किया और आज हम कहाँ खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर शाहीन। मैं आपको थोड़ा सा PIA के स्पेशली एक जो हमारा जिसको कहा जाता है कि गोल्डन टाइम, तो मैं ये आज इर्तिका के हवाले से ये रेफरेंस भी करता चलूँ कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग PIA के अंदर जो मज़दूर की आवाज़ के लिए यूनियंस का भी इर्तिका उतना ही पुराना है जितना PIA की हिस्ट्री है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास जब अर्ली 60s में 70s में सबसे पहले एयरवेज़ के नाम से और 85 के नाम से दो यूनियंस मौजूद थी जो मुसलसल चलती रहीं। उसके बाद फिर वही जो एयरवेज़ है उसको UPI का नाम दे दिया गया। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट्स की क़ुव्वतें हमेशा से सरगर्म अमल रहीं मज़दूरों के हकूक़ के लिए, और ये इर्तिका शुरू से चलता रहा। और उस वक़्त भी चूँकि PIA के मज़दूर जो थे उनके छोटे मोटे मसाइल थे, लेकिन गुड गवर्नेंस की वजह से शायद इतने ज़्यादा मसाइल नहीं थे, चूँकि उस वक़्त PIA की कमांड बहुत अच्छे नूर खान साहब जैसे लोगों के हाथ में थी, तो बहुत कम मसाइल थे। लेकिन उन यूनियंस ने बहुत तारीख़ी किरदार अदा किया। हम आज भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो फिर ये एयरवेज़ तक ज़िया-उल हक़ साहब के टाइम तक वहाँ पर रहा, जिसके बाद यूनियंस को बैन कर दिया गया। उसके बाद जब 90s के बाद दोबारा से मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा ने दोबारा से PIA के अंदर यूनियनिज़म की बुनियाद रखी, तो 1992 में पीपल्स यूनिटी के नाम से अपने पीपल्स पार्टी के हम ख्याल लोगों ने अपनी यूनियन रजिस्टर कराई, जबकि उसको उसमें एक एयर लीग जो मुस्लिम लीग के नाम से जो हम ख्याल लोग थे, ये शुरू से इर्तिका में दोनों यूनियंस चलती रहीं। आप PTI में कैसे हैं, थोड़ा सा अपना PTI के वाले से में बताएंगे कि कैसे PTI में खान साहब का क्या विजन था, क्या थी चीज़ के जिसको आप मुतासर हुए आपके PTI में मुझे आना चाहिए और PTI के लिए काम करना चाहिए। जी एक्चुअल में हम तो चूँकि 92 से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हमने एक जो हमारे उस वक्त के कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ थे, वो PIA में एक तकरीबन उस वक्त के 40% लोग थे जिनकी हमने आवाज़ उठाई फ्राम 92 टू 99-98। लेकिन उस पर यूनियन को खातिर खा हमारी एज सच इस तरह मदद न की, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई और हम अपनी स्ट्रगल जारी थी, जिसमें आके 2008 में मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ एक फ़्लाइट के ऊपर, हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई और हमें ये नज़र आया कि PTI एक नई उभरती हुई जमात है जिसके अंदर अभी लेबर की इतनी अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक ऐसी जमात है कि जब ये ऑन मेरिट्स डिसीजन करती है और मज़दूर के हक़ के लिए आवाज़ उठा सकती है, तो उसी वक्त हमारा ज़हन बन गया था, जिसकी अमली शक्ल जो है हमने फिर आके इसको 2010 में NARC में एक PIA में पहली यूनियन रजिस्टर्ड हुई जिसका नाम PIA इंसाफ फ्रंट था, जो हमारी बुनियाद बनी। और ये टोटली इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने इसको रजिस्टर्ड कराया गया। इमरान खान को हमने ब्रीफ किया कि जी PIA के अंदर एक अच्छी और मजबूत PTI की यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहला रेफरेंडम आपने लड़ा, पहला रेफरेंडम कामयाब नहीं किया, लेकिन बड़ी कोशिश हमें नज़र आती थी कि आप लोगों ने जिस तरह एक कोशिश की कि PIA के अंदर आप PTI को जो है वर्कर्स के अंदर उसको रिड्यूस कराया और रेफरेंडम के अंदर आपने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं उसका आ सका था। क्या वजूहत थी, कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट आपका जो रेफरेंडम का? जी आमिर शाहीन, 2012 में देखें एक बड़ा तारीखी मार्का था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 में हमने फ़ैसला कर लिया, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें पूरी PTI की क़यादत को मतलब फ्रॉम डाउन टू टॉप सैफुल्लाह न्याज़ी साहब तक को हमें उसमें एंटरटेन करना पड़ा कि ये जब सब हमारी सपोर्ट पे आए तो एक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दे रहे थे, इतने बड़े माफियाज थे।
बेसिकली पीआईए में हमेशा से एक इशू रहा है कि यहाँ पे यूनियंस के अंदर भी माफियाज हैं, अच्छा, जो दीगर लोगों को उसमें शामिल नहीं होने देते। क्योंकि हम नए लोग थे और हमारा मकसद सिर्फ मजदूर की आवाज़ उठाना था, तो उन लोगों ने हमारे रजिस्ट्रेशन में इतनी हर्डल्स स्टार्ट की। तो आप क्या सोचेंगे कि रेफरेंडम में वो कैसे कबूल कर सकते थे कि ये एक यूनियन बन जाए, जिसकी बेस बन जाए और ये लड़े। क्योंकि हमें पता था कि भी बहुत चंद लोग हमारे साथ थे, जिसमें माशाल्लाह आप लोगों ने भी हमारे साथ मदद की, तो हम आपको भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत हमारा साथ दिया वहाँ पे। तो उस वक्त जब आप लोग हमारे साथ आए तो बहुत चंद लोग थे, ये लोग हमें कैंप्स नहीं लगाने दे रहे थे। देखिए, हमारा बेसिक पॉलिटिकल एक राइट था जो थ्रू NIRC भी था, तो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि PTI का कोई कैंप यहाँ पे मौजूद हो। तो ये PIA की हिस्ट्री में और किसी भी जो PTI की मजदूर यूनियंस की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ कि इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाए एयरपोर्ट पे। उन्होंने हमारे यूनियन कैंप की इनॉग्रेशन की और ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने खुद की और उन्होंने खुद स्पीच की और हमें हौसला दिया, जिससे आगे चल के इंशाल्लाह हमने आज ये एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से PIA के अंदर एक यूनियन मौजूद है। आपका उसके बाद दूसरा रेफरेंडम हुआ, दूसरे रेफरेंडम के बारे में कुछ हमें बताएंगे कि दूसरा रेफरेंडम आपका कोई उस वाले से भी थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि सेकंड रेफरेंडम में क्या जी, बड़ा कठिन दौर था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले रेफरेंडम में ही हमारा इंट्रोडक्शन रेफरेंडम था, हम खतर खा वोट्स ना ले सके, लेकिन मैंने बड़ा वेल अवेयर कर दिया, पहले से खान साहब को बता दिया कि जी इस यूनियन में रेफरेंडम में जस्ट हमारा एक तारुफ होगा और चंद लोग हमारे साथ चलेंगे। क्योंकि ये एक आम लेबर की सियासत करना डिफरेंट चीज़ है, किसी भी यूनियंस की सियासत करना एक बहुत मुश्किल काम है। और स्पेशली PIA के अंदर आपकी विक्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको टारगेट कर लिया जाता है। तो ना सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती तौर के ऊपर कोई उस रेफरेंडम से लेके 2 साल कहने में तो बहुत कम है, लेकिन वो जो 3 साल थे उसमें हमने मेरी कुछ 6 ट्रांसफर्स, उसमें मुझे कोई 10 शोकाजेज और डिफरेंट मेरी फाइल्स भरी हुई हैं, जो जस्ट और जस्ट उसकी सजा में ये दी जा रही थी कि जी आप लोग एक नई यूनियंस की बुनियाद क्यों रख रहे हैं और आप इमरान खान के नज़रिए पे क्यों चल रहे हैं। वो सारी हमने फेस की। और उसके बाद जब हम अगले रेफरेंडम में गए तो हमें होपफुली ये पता था कि यार ये जो चंद लोग हमारे साथ चले थे उनको भी तोड़ दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आखिरी जो हमने रेफरेंडम लड़ा उसमें हमने खैबर टू कराची दोबारा अरशद सिंधु साहब जिस तरह के वो फाउंडर थे हमारे साथ, उन्होंने फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग, वो भी हमारी बैड लक हुई कि उस रेफरेंडम में वो PIA से आउट हो गए। तो चूंकि मैं अकेला रह गया, लेकिन हमने फिर अपने कुछ दोस्त साथी थे हमारे, उनको हमने साथ मिलाया और इस रेफरेंडम में हमने कोशिश ये की कि एटलीस्ट हमारे लोग ज़्यादा विक्टिमाइज ना हो। तो उसमें फ्रॉम बिगिनिंग हमने एक एयर लीग का उस वक्त बहुत बड़ा माफिया था। पीपल्स यूनिटी उस वक्त वीक हो चुकी थी। पहले रेफरेंडम में हमने पीपल्स यूनिटी को फेस किया, लेकिन उस रेफरेंडम के बाद पीपल्स यूनिटी के हमारे कुछ जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि पीपल्स यूनिटी और हम लोग मिल के लड़ें, ताकि एयर लीग चूंकि बहुत बड़ा एक माफिया था उसको हम जो है हिरा सकें। तो वो उसमें हमें ये है कि कामयाबी हुई कि हमने अपना टारगेट अचीव किया। हमने एयर लीग को बड़ी बुरी तरह हराया और इस बुरी तरह से हारे कि उनकी जमानतें जब्त हो गई और वो हमारे जो एक इत्तेहाद था, एक अलायंस बनाया गया, उसमें सिर्फ हम लोग नहीं थे। हमने उन लोगों को समझाया कि ये एयर लीग जो है उस वक्त चूँकि मुशाहिदुल्लाह उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन करते थे, मियां नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी हो चुका था, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही थी। तो चूंकि वो एयर लीग के अगेंस्ट ऑलरेडी एक अलायंस बन चुका था जिसमें 85 जो जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी जमात थी, पीपल्स यूनिटी और उसके अलावा एक स्काईवेज एक बहुत बड़ी पार्टी से टूट के जो पुराने बेनज़ीर के जो साथी थे वो सारे टूट के वापस आ गए थे, जरदारी साहब से उनकी रिजर्वेशंस थी। तो हम सब लोग एक अलायंस की सूरत में थे, वो अलायंस की सूरत में हम लड़े और वही अलायंस जो है वो विन कर गया और बड़ी भरपूर अक्सरियत से फिर वो 2 साल यूनियन चलाता रहा। अभी नया रेफरेंडम आने वाला है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसके बारे में आप क्या कोई समझते हैं कि क्या PTI की अपोजिशन होगी और क्या आपकी सोच है? जी, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि PIA के डिक्लाइन में, जैसा कि आपने मीडिया पे भी सुना होगा और आम है, हर लोग भी कहते हैं कि जी ये इसमें यूनियंस के शायद कुछ किरदार है। इस पर मैं आपको बड़ा क्लियर करता चलूँ कि ये जो यूनियंस हैं, ये 2 यूनियंस इसमें वाकई इनके जो सीनियर अहदेदार थे, जो इनकी लीडरशिप थी, वो बेसिकली अब गॉड फादर बन चुकी है। अब उनके पीछे माफियाज हैं बहुत बड़े और वो देखें एक उसकी आम मिसाल है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट मंथ एक केस डिसीजन हुआ है, उसमें एक यूनियन के एक आम प्रेसिडेंट ने
अशतर असाफ को किया हुआ था, जिसने 50 लाख रुपया उसकी फीस पे की है। अब मेरे जैसा एक आम सफेदपोश लीडर बेचारा 50 लाख का वकील कहाँ अफोर्ड कर सकता है? तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किन लोगों के साथ हम दोबारा टक्कर लेने जा रहे हैं। एक तरफ वो हमारे सामने खड़े हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की वो यूनियंस हैं जिनके पीछे उनकी हुकूमत, जैसा कि आपको पता है करप्ट माफिया जिनके खिलाफ इमरान खान ने ऐलान जंग कर रखा है, तो ये उनके कारिंदे हैं। ये अभी भी इनके साथ हमारा मुकाबला होगा तो एक बड़ा टफ मुकाबला होगा, लेकिन हम पीआई के एम्प्लॉइज को ये सोच देना चाह रहे हैं कि जब तक आप इन लोगों से जान नहीं छुड़ाएंगे पीआईए तरक्की नहीं कर सकती। पीआईए का पुराना जो रिवाइवल है वो नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह इनका साथ देंगे जो मौजूदा मैनेजमेंट है, चूंकि मौजूदा मैनेजमेंट जो आई है ये पीआईए को ठीक करने के लिए आई है। अभी ये पीछे से जो हमारे जब से ये साल 1.5 साल से हमारा इमरान खान साहब से एक ही मुतालबा था जब हम अपोजिशन में उनके साथ थे और बैठते थे कि सर खुदारा आप जब भी आएँ तो पीआईए में एक नीट क्लीन और एक डिजर्विंग किस्म की जो क़यादत है वो लेके आए, ना कि जैसे पहले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो अब जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने सबसे पहले पीआईए पे तवज्जो देते हुए यहाँ पे एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जो, मैं सच्ची बात है बीइंग यूनियनिस्ट मेरे बाकी बातों पे उनसे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनके किरदार में और उनकी ऑनेस्टी में और उनके डिविशन में कोई शक नहीं है। वो एक ऑनेस्ट आदमी है, वो पीआईए को बेहतर करना चाह रहे हैं और गो के वो एक आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर हैं, लेकिन अब वो फुल टाइम पीआईए की तरफ आ गए हैं। तो हमने एक फ़ैसला किया है कि हम उनके इंशाल्लाह दस्ते बाजू बनेंगे, उनको मज़ीद सपोर्ट करेंगे और जो रिफॉर्म्स और रिवाइवल्स वो लाना चाह रहे हैं, चूँकि हमारे भी बच्चों का फ्यूचर है पीआईए के अंदर, हमारे एम्प्लॉइज़ का, हमारे मजदूरों का, तो इंशाल्लाह हम इनका भरपूर साथ देंगे जिससे इंशाल्लाह पीआईए के अंदर बेहतरी आएगी। और जो ये यूनियन माफियाज हैं, मैं दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इनसे इंशाल्लाह हम इनकी जान छुड़ाएंगे ताकि पीआईए दोबारा अपने रिवाइवल की तरफ जाए। मैं चाहूँगा नासिर साहब आप जो है ना थोड़ा सा हमें जो आपकी जो लेबर यूनियन है उसके जो पीटीआई के भी आप रेफरेंडम में आगे जाएंगे, उसके अंदर आपके जो बुनियादी नुकात आपके मंशूर के मैं चाहूँगा वो थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएं, 3-4 जो आपके ज़हन में है या आपकी जो टीम की डिसाइड की है आपने। देखिए जी, पीआईए बेचारे बड़ा पिसा हुआ तबका इस दौर का, क्योंकि इनको एक बड़ा इन्होंने इनकी गोल्डन हिस्ट्री है। लोग अभी भी यही समझते हैं कि पीआईए का एम्प्लॉइज़ बड़ा खुशहाल है, ये जहाज़ों पे सफ़र करता है और इस तरीके से, लेकिन नहीं। गुज़श्ता कम अज़ कम 12 से 15 साल के अंदर इनकी कोई सैलरी प्रॉपर पैकेजेस नहीं मिले हैं, बड़ी नहीं है, इनके वहीं पे वो सैलरीज रुकी हुई हैं। आपको सरप्राइज़ होंगे कि अभी भी जो हमारा जो असली वर्कर है ग्रुप 2 या 3 का जो मुलाजम है, जो आपके नॉर्मली 11-12 स्केल में आता है, वो 25 से 30 से 40 हज़ार के स्केल सैलरी के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा। आप खुद सोचें कि इस दौर के अंदर एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर बेचारा अगर 35-40 हज़ार पे ले रहा है और महंगाई की रेशो कहाँ चली गई है। तो इन यूनियंस ने भी पिछले दिनों और मैनेजमेंट ने भी इनके मसाइल पे, स्पेशली इनकी सैलरीज पे कोई तवज्जो नहीं दी। सबसे मेन हमारा आने वाले मैनिफेस्टोज में ये है कि हम इनकी सैलरी पे तवज्जो देंगे, इनकी सैलरी को बढ़ना चाहिए। तो आपको पता है जब वो खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे तो उसकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो वो उसको हम इनकी सैलरीज बढ़ाएंगे, इनके बेनिफिट्स बढ़ाएंगे। उसके साथ हमारा सबसे बड़ा जो दूसरा मंशूर का हिस्सा है वो फिर यही जो पीआईए के माफियाज हैं जो ऑलरेडी ऐसी यूनियन स्टैब्लिश हो गई हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों को ये कह दिया है कि जी आपने करप्शंस करनी है। उन्होंने अपने वर्कर्स को इस हद तक ट्रेंड कर दिया है कि वो मुस्लिम सेक्शंस के अंदर ट्रेंड वर्कर्स हैं जो करप्शन करते हैं पीआईए के अंदर। हमने इसको रूट काज से ख़त्म करना है। उसको मैनेजमेंट के टॉप लेवल से काम है मैनेजमेंट का ख़त्म करना, लेकिन वर्कर्स लेवल से रूट काज से हमने पीआईए के अंदर के करप्शन को ख़त्म करना है। बाकी ये एक प्रॉफिटेबल इदारा है, अगर इसको आज भी आप इसकी करप्शन ख़त्म कर दें तो ये प्रॉफिटेबल इदारा है। दो चीज़ें इसी तरह, तीसरी चीज़ें इनमें ये है कि ये वर्ल्ड वाइड हमारे बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स हैं प्रॉब्लम है। अभी भी देखें, आप लोगों ने, सारी दुनिया ने सलूट किया आपके डॉक्टर्स को, आपके पुलिसमैन को, सबको कि जी फ्रंट लाइन पे, लेकिन हमारे जो लोग बेचारे फ्रंट लाइन पे जहाज़ों के अंदर जो डायरेक्टली आपको पता है 50% हर फ्लाइट के अंदर कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनको डील कर रहे हैं, कहीं भी हमने नहीं सुना मीडिया ने उनको सलूट किया हो या उनको वर्कर्स किया। हमारे बहुत सारे अभी भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इफेक्ट हो गए हैं कोरोना के अंदर और वो बेचारे हॉस्पिटल्स में हैं, तो कहीं भी हमने हमारी लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। हम ये चाहते हैं कि इनको भी एक्नॉलेज किया जाए। ये ग्रीन फ्लैग जो जब भी पूरी दुनिया में जब आपके लिए जाता है तो आपकी रिप्रेजेंटेशन है,
पूरी दुनिया में आप PIA का पाकिस्तान के हवाले से एक नाम है। तो इंशाल्लाह ताला हम उन एम्प्लॉइज़ के वो जो बेसिक मसाइल हैं, उनके अलाउंसेस के मसाइल हैं, उनके यूनिफॉर्म्स के मसाइल हैं, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है इस वक्त PIA के एम्प्लॉइज़ के पास। अच्छा। बेचारे अपनी जेबों से, अपनी तनख्वाहों से यूनिफॉर्म खरीद के पहन के जा रहे हैं। तो इस तरह के और छोटे छोटे मसाइल हैं बहुत सारे, वो इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में शामिल होंगे, उनको हम हल करेंगे। नासिर साहब, हम आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह PTI की जो हमारी लेबर यूनियन है PIA के अंदर, इसको आप जो लीड कर रहे हैं आप लोग, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट आमिर शाहीन को आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।